चाय विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डिटेल, दैट इज रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वाटरवेज। आज बारी है एयरवेज की। एयरवेज अपने आप में बड़ा ही, मैं कहूँ, प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे प्रेस्टिजियस क्या? देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं अमंग रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, what was the main problem with in all of those transportation is time। आप रोड से भी अगर ट्रैवल करोगे आपको समय लगेगा, आप ट्रेन से भी जाओगे आपको समय लगेगा, वाटरवे से जाओगे डेफिनेटली समय लगेगा। तो अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस ट्रेवल करना है, व्हेन वी हैव टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं? क्विक पहुंचना है, हमें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। मान लीजिए फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कहीं किसी बाजू वाली हमारे किसी कंट्री में आ गया, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भाई हेल्प जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वहां प्रोवाइड करें। कैसे पॉसिबल है? आप ट्रेन सोचोगे, रेलवे सोचोगे, रोडवे सोचोगे, जब तक आप पहुंचोगे वहां सारी त्रासदी हो चुकी होगी। सो इन चीजों को अगर किसी ने संभव किया है, ऐसी मैं कहूँ डिजास्टर्स सिचुएशंस में अगर कोई बहुत कारागार प्रूव हुआ है तो वो है एयरवेज। बिसाइड्स इमरजेंसी सर्विसेज, बच्चों वैसे भी आजकल लोग एयरवेज बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कॉमन पीपल प्रेफर कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम बचता है। इट इज वेरी मच टाइम सेविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस जरा सी देर में पहुंच सकते हो। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो आप 2-2 घंटे में पहुंच जाते हो। अगर आप इनलैंड की बात करो, अपनी ही कंट्री में आपको शहरों में जाना है, आप 40-40 मिनट में पहुंच जाते हो, ओवर थाउजेंड्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो ये कैसे हो रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ एयरवेज, यानी कि ना रोड है, ना रेल है, ना वाटर है। अब हम हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, और हवा में उड़ना अपने आप में खूबसूरत है, सब जानते हैं। चलो अब आते हैं एनसीईआरटी के की फीचर्स पे अबाउट रेलवे। तो सबसे पहले और सबसे जानने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि एयरवेज को नेशनलाइज कब किया गया था। इट वाज डन इन 1953। ये आप याद रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन है। एयरवेज वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स से। इट इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो डाउट सबसे तेज है। कंफर्टेबल, आपको खाना पानी सब मिलता है, आप आराम से जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर आप एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड नॉट टू कैरी योरसेल्फ योर फूड स्टफ्स। आराम से बैठोगे, बैठने का भी ट्रेन की तरह भीड़ भक्कर नहीं होती उसमें, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडी नहीं होता रेलवेज की तरह या रोडवेज की तरह या वाटरवेज भी कंफर्टेबल होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। Most prestigious mode of transportation we have already discussed. Next point, no limitation of geographical feature। सबसे बढ़िया पॉइंट है, जोग्राफिकल फीचर का कोई लिमिटेशन नहीं है। जोग्राफिकल टोपोग्राफीज क्या हो गई? अगर हिल है तो रेल नहीं बना सकते थे, पर एयरवेज हिल में भी जा सकता है। पानी है तो आप रोड नहीं बना सकते, ब्रिज बनाना पड़ेगा रेलवे बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं बनाना, आपको उड़कर जाना है, पानी से कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट है, आपको फॉरेस्ट नहीं काटना, तो आप रोड, रेलवे, वाटरवे वहां कुछ नहीं बना सकते, लेकिन एयरवेज से जा सकते हो। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पे कोई जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको उड़ के जाना है, फर्क नहीं पड़ता नीचे पानी है, माउंटेन है, वैली है, क्या है, स्वैम्पी है या ट्राइबल एरिया है या क्या है, या फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सबसे बेस्ट फीचर तो हमारे पास, बेस्ट पॉइंट तो मुझे लगता है ये है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज मेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज क्विकर एंड इजियर। ये मैंने आपको बताया भाई, अगर कोई हमें इमरजेंसी वाला काम है, अर्जेंट अगर कुछ करना है हमें, तो ये बेस्ट पॉसिबल वे। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, इंडियन इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। हम ना सिर्फ नेशनलाइज सर्विसेज दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आजू बाजू की कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में घूमने की सुविधा, और वो भारत में दे रखी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने। ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपके जो एनसीईआरटीज में जो एग्जाम्पल गिवन है, ये एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल गिवन है, और वो ये है कि हम बाहर से ऑयल और नेचुरल गैस अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें ऐसी जगहों पर भारत में पहुंचाना है जहां पर कि हमारा जाना असेसिबल नहीं है,
जैसे कि हिमालयाज हो गए, जैसे कि आपका हिली एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो गैंगटॉक हो गया। हम कैसे इन जगहों पर अपना ये चीज़ों को असेसिबल करें? तो बेस्ट वे इज एयरवेज। एयरवेज ये काम कर भी रहा है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये काम कर भी रहा है, ठीक है। विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, ये हमने बताया भाई, पहले बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था, लोग सोचने से भी मतलब 2 बार सोचते थे या 5 बार सोचते थे। अभी क्या है, यू हैव 3 क्लासेस, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, ठीक है, इस तरीके से क्लासेस हैं, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट, कुछ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया अगर हम डिस्कस करें कि कौन से मेजर एयरपोर्ट्स हैं भारत में, तो वी हैव अमृतसर जिसका नाम है राजा सनसनी पोर्ट। नेक्स्ट, सनसनी नहीं है, राजा सनसी पोर्ट है, ओके, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ दिल्ली, इंदिरा गांधी पोर्ट, ठीक है। कोलकाता में आप आओगे तो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, और चेन्नई में मीनमबक्कम है। इसके अलावा त्रिवेंद्रपुरम में भी हमारे पास एयरपोर्ट है, उसके अलावा और भी जगह एयरपोर्ट्स हैं, पर ये मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो ना सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं बल्कि बहुत सारी इकोनॉमिकल या कमर्शियल पर्पसेस से भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। अब जरूरी है कि आप इनके नाम याद रखें, क्योंकि ये ऐसा नहीं आता कि अमृतसर एयरपोर्ट मार्क कर दो, बिल्कुल नहीं आएगा। राजा संसी पोर्ट मार्क करिए। अब आपको ये सोचना है राजा संसी कहाँ से, देखो वैसे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो आपके पर्सनालिटीज यहाँ ग्रेट लीडर दे रखे हैं, अपने आप में अंडरस्टूड हैं, सेल्फ अंडरस्टूड हैं, छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्रियन, मुंबई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा, और आप इनके नाम से ही इन्हें याद करें, लोकेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने एयरवेज के फीचर्स को आज वाइंड अप करेंगे, और लेक्चर खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर अप करना है, जो कि है टूरिज्म एज अ इंडस्ट्री। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, और हॉट है, ये आता है क्योंकि अब हम टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। एक जमाना था जब टूरिज्म इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि लोग उसको घूमने फिरने का एक साधन मानते थे और उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब इस इंडस्ट्री ने इतना फॉरेन एक्सचेंज देना शुरू कर दिया है भारत में कि अब इसको एक इम्पॉर्टेंट वर्थ वैल्यू गिविंग इंडस्ट्री माना जा रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है इन एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज एंड रिसर्चेस। तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट। साथ में हम कवर अप करेंगे कम्युनिकेशन भी, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ टूरिज्म एज अ इंडस्ट्री। Begin from tourism as trade, okay? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि अगर हम ग्राफ्स और स्टडी और रिसर्चेस पढ़ेंगे तो वी हैव लॉट ऑफ डेटा टू रिमेम्बर, ठीक है। बहुत ज्यादा फिगर डेटा हमें ध्यान में नहीं रखना है, ये हमारा एनसीईआरटी गाइडलाइन नहीं है अभी तक, तो हम वही पढ़ेंगे और वही फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारी 2010 की स्टडी कहती है बच्चों कि इंडिया में वी हैव टूरिस्ट अराइवल ऑफ 5.78 मिलियन, पूरे साल भर का 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट भारत में आया था, जो कि हमें पता चला, अगर हमने 2009 से कंपेयर किया तो वी केम टू नो कि भाई ये 11.8% का बढ़ोतरी हमें देखने को मिला, कि पिछले साल से इस साल 11.8% जो टूरिस्ट है वो भारत में बढ़ गया है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। अचीवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जब टूरिस्ट भारत में आएगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज देकर जाएगा। तो कितना फॉरेन एक्सचेंज हमें मिला? 64,889 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज भारत से हुआ, भारत में आया, जो हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना, ठीक है। 15+ मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री पे। अब यहाँ बच्चे पूछते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम कैसे एम्प्लॉयड है? बच्चों, होटल्स, आप कहीं पे भी घूमने जाओ, आप केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, या आप वैष्णो देवी चले जाओ, शिरडी साईं चले जाओ, ठीक है, दरगाह चले जाइए कोई बड़ी, ठीक है, हाजी अली की दरगाह चले जाइए, उसके अलावा आप अमृतसर चले जाइए, आप किसी बड़े चर्च में चले जाइए, आप जिस भी ऐसी जगह पर जाओगे जो या तो घूमने के पर्पज से है, जैसे पूरा उत्तराखंड, जैसे पूरा हिमाचल प्रदेश,
वहां पे आपको लाखों होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको कॉटेजेस मिलेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी लोकल हैंडीक्राफ्ट मिलेगी, उस जगह की खास चीजें जो उस जगह के खास लोकल मार्केट पर ही अवेलेबल होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, कलाकारियां, लोगों की हैंडीक्राफ्ट, लोगों का लोकल कल्चर हमें देखने को मिलता है। और वो चीजें उसमें अगर लोग लगे हैं, अगर लोग उससे कमा रहे हैं, लाइवलीहुड कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि कोई आएगा और उसे खरीदेगा। तो टूरिस्ट आएगा और खरीदेगा, और अगर फॉरेन टूरिस्ट आके खरीदता है तो डेफिनेटली हमें फायदा ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुल 15 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से। इनडायरेक्टली कैसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज की जरूरत वहां पर कहीं और से जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टेलीकॉम सेक्टर को अगर देखें तो आप जम्मू अगर चले जाओगे तो वहां पर आपका अपना नेटवर्क बंद हो जाता है, राइट। तो वहां का आप लोकल यूज करते हो, तो उन्होंने भी वो सर्विस कहीं से ले रखी है, तो कहीं और से उनको कोई हेल्प मिल रही है जिसकी वजह से वो वहां पे एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर पा रहे हैं और फिर वो चल रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है उस जगह को। तो इस तरीके से हेल्प होती है। दूसरा, प्रोवाइड्स नेशनल इंटीग्रेशन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों का हमारे कंट्री में आना, हमारा बाहर की कंट्री में जाना, इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, आपस में मेलजोल बढ़ेगा, कल्चर एक्सचेंज होंगे, हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे, वो हमारे यहाँ की बहुत सारी चीजों को जानेंगे, जो कि इन टर्न इट्स वेरी हेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। ये मैंने आपको भी समझाया ही। यहाँ का अगर लोकल हैंडीक्राफ्ट, हमारी कलाकारी, हमारा ज्ञान, हमारी स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस अगर बाहर चली जाती हैं देश के, वाहवाही है हमारी, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं आपको एक जनरल से एग्जांपल दूंगी। जहाँ जो मेरा होम टाउन है वहां से कुछ ही किलोमीटर्स दूर एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे वुड की फर्नीचर मिलती है, वो वहीं मिलती है, वो लोग कहीं बाहर नहीं बेचते उसको, ताकि लोग वहां आए और वहां से ही खरीदे। तो ये वहां की खूबसूरती है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम वहां से वो फर्नीचर खरीदेंगे। तो ऐसे ही आप आसाम चले जाइए, बेम्बू स्टिक का जो काम आसाम में होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो वहां से बना के यहाँ बेच जरूर देंगे, लेकिन वो काम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यही खूबसूरती है और यही सपोर्ट है, यही उनकी लाइवलीहुड है। एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर हेरिटेज एंड कल्चर। भाई हमारी जो धरोहर है, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी संस्कृति वो बढ़ रही है, शेयर हो रही है। बहुत सारे बच्चे इस्कॉन टेम्पल जानते होंगे, और ये बहुत प्रचलित है कि इस्कॉन टेम्पल क्या है, फॉरेनर्स का स्टैब्लिश किया हुआ राधा कृष्ण जी का मंदिर, आप इस्कॉन बोलते हो। तो वो आप अगर देखोगे ना, वो साड़ी में रहते हैं, भारतीय, और जेंट्स भी भारतीय परिधान में रहते हैं। वो सारी चीजें भारतीय संस्कृति के हिसाब से करते हैं जो गीता में लिखी है। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है जो बाहर जा रहा है। और बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल्स ब्रॉड्स में सेटल्ड हैं। रशिया के लोग जिस तरीके से ढोलक और नाचते झूमते और इंडियन परिधान में वो सेलिब्रेशन करते हैं, यात्रा निकालते हैं, ठीक है, प्रभात फेरी करते हैं सुबह की, वो तो तारीफ की बात है। और वो हमारे लिए सम्मान और प्राउड की बात है कि वो हमारा कल्चर है जो विदेशों में इस तरीके से पूजा जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमें इम्पोर्टेंस समझाना है कि बेटा टूरिज्म एज अ ट्रेड अब प्रमोट करना जरूरी क्यों है, अब इसको समझना जरूरी क्यों है, और उसमें अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। फाइन, इसके साथ जुड़ता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट इज कम्युनिकेशन। आता था ये बहुत ज्यादा और आता है भी, ठीक है। और ये बहुत जनरल टॉपिक है बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा समझना बहुत आसान है। आप एक बार अगर समझ लोगे तो खुद से लिखाओगे, इसको रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुरुआत पे करूंगी कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन क्या होता है? कनेक्शन ऑफ पीपल। अगर आप यहाँ बैठ के किसी से दूर बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, कम्युनिकेशन चल रहा है। आप लाइव मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन चल रहा है। मैं यहाँ बैठ के विदेश बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन चल रहा है। आप समझ रहे हो? अब कम्युनिकेशन किस किस से हो सकता है? कम्युनिकेशन लोगों का लोगों से हो सकता है। कनेक्ट पीपल विद पीपल। मैं आपसे बात कर रही हूँ इंसान से, पीपल विद पीपल। कम्युनिकेशन हो सकता है इंफॉर्मेशन का, कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। भाई अगर मुझे कोई खबर मेरे पास आ गई तो वो भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है, मुझे पता चल गया कि वहां क्या हुआ था, तो नॉलेज।
कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो सरकार आपके घर तो नहीं आ रही दरवाजे तक, दरवाजे बताने कैसे आ रही है? कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो अब अगर हमने इतनी बात करी है तो अब हम बात करेंगे कि हम किस किस तरीकों से एक दूसरे से बात करते हैं। शुरुआत हुई थी एक जमाने में लेटर से, खत लिखे जाते थे, पोस्टमैन आते थे, खत डिलीवर करते थे। आज वो जमाना ही नहीं है, आज हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट में मैसेज इधर से उधर। सही कह रही हूँ ना? तो आज वो एरा है कि हम लेटर से इंटरनेट पर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भारत टेलीकॉम सेक्टर का पूरे एशिया में लार्जेस्ट नेटवर्क बना चुका है। वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क क्रिएटर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री इन होल एशिया, राइट। साथ ही में आपको बड़ी अच्छा लगेगा जानकर कि अगर हम बात करते हैं, अच्छा चलो ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम बात करते हैं कि हम जुड़े कैसे हैं इंटरनेट के थ्रू, हम कैसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखो, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है, रोज घर में सबके अखबार आता है, यानी कि खबरें मिलती है। अभी मैंने कहा ना, लोग जुड़ रहे हैं नॉलेज से, खबरें मिल रही हैं, कम्युनिकेशन। जर्नल आते हैं, मैगजीन पढ़ते हो, कम्युनिकेशन। टीवी देखते हो, कम्युनिकेशन। मूवी देखते हो, कम्युनिकेशन। मुझे आप तक कोई बात पहुंचानी है, मैंने एक मूवी बना के डाल दी, देख लो, पहुंच गई। बहुत सारी मूवीज होती हैं जो मॉरल बेस्ड होती हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहती है, सबके जीवन में बदलाव लाना चाहती है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बच्चों को हम कहानियां सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? कम्युनिकेशन। वही कहानियां जब बड़े हो जाते हो तो मूवी में देखने लगते हो, अगेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फोन पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, कम्युनिकेशन। इंटरनेट यूज कर रहे हो, कम्युनिकेशन। ठीक, चलो अब वीडियोस देखते हो, कम्युनिकेशन। चलो अब मैं बात करती हूँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम कितने तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे थे से आज तक का सफर। बच्चों 3 पार्ट में कम्युनिकेशन बटा होता है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स एंड मास कम्युनिकेशन। देखो हमने शुरुआत करी थी सिंप्लेक्स से। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? यहां पे फोन है और यहां पे रिसीवर है, ठीक है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। आई होप आप देख पा रहे हो। मैंने यहां से फोन किया और आपने वहां उठा लिया। अब मैं अपनी बात कह रही हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। जब मेरा बोलना, मतलब ये समझ लो, ये खत्म, कनेक्शन खत्म। सिंप्लेक्स में 1 वे कम्युनिकेशन होता है, मैंने बोला, आपने सुन लिया। फिर कभी आप फोन करोगे तो आप बोलोगे, मैं सुन लूंगी। समय के साथ हम ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन पर आ गए। ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या हुआ? सेंडर अगर यहाँ है और रिसीवर वहां है तो सेंडर भी बोल सकता है, रिसीवर भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हैं। आज के जमाने में जो हम बात करते हैं वो ड्यूप्लेक्स है, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकती हूँ। ठीक है, फोन पे हम दोनों बातचीत कर सकते हैं, ये ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में सॉरी, एक बार में एक ही आदमी बात करेगा, ठीक है। अब हम लोग साइमल्टेनियसली कोई भी बोल सकता है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, अच्छा सिंप्लेक्स का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में पहले चलते थे, वो फोन चलते थे बहुत बड़े से, ठीक है, उसमें एक जन बोलता था और दूसरा सुन लिया करता था। तो वो अभी भी चलते हैं, वो बहुत सारे एयरफोर्स और सोल्जर्स पीपल लोग यूज करते हैं उनको। ठीक है, बोल दिया, सिग्नल दे दिया उसमें कुछ, और सिग्नल के थ्रू उन्होंने बोल दिया और वो बात खत्म। मतलब उन्होंने कुछ बोला, वो मैसेज ट्रांसमिट हो गया, वहां से कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। वहां से कोई बोलेगा तो वो अपना एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और फिर बोलेगा, उस सिग्नल पे नहीं बोल सकता, ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन पे तो आजकल दुनिया चल रही है। आपका टीवी, कोई चीज ब्रॉडकास्ट कर देना, एक जन ने एक बार डाली और वो पूरी दुनिया ने देख ली। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो आप जो इस्तेमाल करते हो, आकाशवाणी आप जो इस्तेमाल करते हो, सब मास कम्युनिकेशन में आता है, ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। आई होप ज्यादा मास कम्युनिकेशन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ने डाला, सेंडर ने एक को डाला, और रिसीवर कितने हैं इसके? मिलियंस रिसीवर है, मिलियंस रिसीवर, ठीक है। तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक। 3 तरीके के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने समझ लिए।
अब बात करेंगे हम फीचर फिल्म की। बच्चों फीचर फिल्म भारत अगेन लार्जेस्ट है इन प्रोड्यूसिंग फीचर्स फिल्म। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें सबसे ज्यादा जो फीचर फिल्म बनाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं वो भारत ही है, और ना सिर्फ इंडिया, केवल इंडियन फिल्म्स या हमारी नेशनल फिल्म्स रिलीज करता है, वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, ये आप लोग जानते ही हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो 100 से ज्यादा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छापे जाते हैं भारत में और अलग अलग डायलेक्ट्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इस कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का स्तर देखो हम किस लेवल पे कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां देख लो नंबर 1 है। न्यूज़पेपर देख लीजिए, इतनी भाषा में छापा जाता है, कहीं नहीं छापा जाता। इनफैक्ट न्यूज़पेपर की तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, कहाँ केसरी न्यूज़पेपर से हमने शुरुआत करी थी और बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर से हमने शुरुआत करी थी, और आज देख लो हम कहाँ हैं। ठीक है, एक टाइम था भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया था कि कोई नहीं छापेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ छापा जा रहा था, लोगों को अराउज किया जा रहा था, तो उन्होंने भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था कि कोई हमारी बिना इजाजत के, हमसे बिना वेरिफिकेशन के छाप नहीं सकता, और छाप दिया तो उसकी प्रेस बंद हो जाएगी। तो ये भी एक समय हमने देखा था कम्युनिकेशन के मामले में, तब भी हम कम्युनिकेशन के मामले में पावरफुल थे। आज तो और ज्यादा सशक्त हो गए हैं मीडिया के थ्रू। टीवी में जो आप न्यूज चैनल्स देखते हो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो भाई ये था कम्युनिकेशन के बारे में। शॉर्ट नोट आता है, कुछ फीचर्स पूछे जाते हैं या इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, तो आई होप मैंने इतना समझा दिया है कि आप आराम से 5 नंबर का लिखा होगे। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में देंगे। ठीक है, सो विद दिस आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रही हूं, और साथ में ये ज्योग्राफी पूरी आज यहाँ खत्म हो रही है विद दिस चैप्टर नंबर 7। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। नहीं आई है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लिया करो विद नो हेजिटेशन। शेयर करो अपने दोस्तों को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो। रिविजन सेशन जल्दी शुरू होने वाले हैं फटाफट से, और उन सेशंस को ज्वाइन करिएगा बड़े लार्ज नंबर में, क्योंकि मैं ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कराऊंगी, मैं कवर अप कराऊंगी सैम्पल पेपर्स। जो ये चैनल कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, स्टे ट्यून्ड है। मैं समझती हूँ 99 नंबर उसके कहीं नहीं है। हमारा जो टारगेट है जरूर पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। बस लगे रहिए, साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए। मैं आपके साथ हूँ, और आप भी मोटिवेटेड रहिए, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, फॉरवर्ड करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो भाई मिलेंगे बहुत जल्द। कल लाइव सेशन है, 30 सितंबर लाइव सेशन है पूरे एसएसटी से रिलेटेड। आप कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, लाइव जुड़ सकते हो। तो कल लाइव सेशन है, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई ये काम बहुत जरूरी है, जरूर कीजिए, ध्यान से कीजिए, और नोटिफिकेशन मिलते ही कल जुड़िए। लाइव हम बातचीत करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाएगा। फिर भी अगर कल आप नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी वजह से, तो मैसेज छोड़िए कमेंट सेक्शन पे। लाइव सेशंस तो अब होते ही रहे। ठीक है, इसी के साथ हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए, ब्लेस्ड रहिए, एंड विद दिस बाय बाय।